चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्शन के नतीजों का दिन, देश का चुनाव परिणाम आप सबके सामने, हमारे सामने, और नतीजा बड़ा ही दिलचस्प, जिसमें दोनों ही पार्टियों की जय जय। एक से कहा गया आप तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़िए, और दूसरी से कहा गया आपको मजबूत किया है, आप भी जाइए और सत्ताधारी दल के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठिए और हमारी जो बातें हैं उनकी निगरानी सत्ताधारी दल पर अच्छी कड़ी निगाह रखते हुए उनको आगे बढ़ाइए। तो ये बहुत ही एक क्लेवर, विजडम फुल, एक जिसको आप जनादेश कह सकते हैं, वो है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी थी, जिसमें ये कहा गया, और ये कमलनाथ जी का ट्वीट है, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है। क्या कहा है हम आपको बताते हैं। छिंदवाड़ा के मतदाताओं का फैसला शिरोधार्य है। मैंने अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा की सेवा में लगाया है और अंतिम सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करता रहूंगा। नकुलनाथ सफल नहीं हो पाए और 1 लाख से अधिक के अंतर से उनकी हार हुई है, और ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जनादेश है जनता का। छिंदवाड़ा के लिए हमें संघर्ष करना है और स्वर्णिम छिंदवाड़ा बनाना है। कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया सर बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उनका भी ध्यान रखा है इस पूरे बिल्कुल बिल्कुल ललित, और निश्चित तौर पर काफी पीड़ा भी होगी उनके मन में। छिंदवाड़ा उनके लिए बहुत उनके बच्चे की तरह है, जैसे नकुलनाथ है, और आज उनके मन की पीड़ा छिपी नहीं होगी, क्योंकि छिंदवाड़ा हारना उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और एमपी बीजेपी ने क्लीन स्वीप की है मध्य प्रदेश में, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कांग्रेस के लिए। जी ललित, बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश में देखिए एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिए बीजेपी ने। 29 में से 29 सीटें, तो 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी का साथ दिया यहाँ के मतदाताओं ने। हालांकि यूपी में वैसी स्थिति नहीं रही, राजस्थान में वैसी स्थिति नहीं रही, हिंदी बेल्ट के दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा थी वैसी जो है सीटें नहीं मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश ने भरपूर साथ दिया और बीजेपी ने यहां से क्लीन स्वीप की है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, तो 16 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है और बाकी जगहों पर आगे चल रही है। निश्चित तौर पर देखिए सर, हमने देखा कि जो हिंदी बेल्ट है, उन तमाम जो हिंदी बेल्ट जिनके बारे में बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित थी कि यहां से हम कभी भी हार नहीं सकते, वहां से बीजेपी को एक करारा झटका लगा है। मध्य प्रदेश लेकिन उस मामले में अलग दिखाई दिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसका श्रेय मध्य प्रदेश में बीजेपी के मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा जी के समन्वय को जाता है। उन्होंने जबकि 4 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव थे और कड़ा परिश्रम उन्होंने किया था, लेकिन मोहन यादव जी ने 180 के आसपास जनसभाएं लीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200 के ऊपर थे, लेकिन बहुत क्योंकि आसपास के राज्यों में भी गए डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ भी गए वो। तो कुल मिलाकर इतने परिश्रम के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्रिप अपनी ढीली नहीं होने दी, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी और अच्छे कैंडिडेट दिए थे कांग्रेस ने, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें या कमलेश्वर पटेल जी की बात करें, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। ये निराशा का विषय जरूर होगा कांग्रेस के लिए, और उनके नवागत जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। सर, अभी इस वक्त गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, और हमारे साथ जो है अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ बीजेपी के हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी भी जुड़े हैं और राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अभिनव जी आपके पास और इम्पोर्टेंट अपडेट दे दें कि छत्तीसगढ़ में 10-1 का नतीजा आया है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे ज्योत्सना महंत को कि उन्होंने वहां कम से कम कांग्रेस के लिए, जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ने भूमिका अदा की थी 2019 में, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस नाकाम रही और छिंदवाड़ा भी चला गया, और उसके साथ 29 की 29 क्लीन स्वीप। जी लित,
बिल्कुल। अभिनव जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप मध्य प्रदेश ने वैसा साथ आपका दिया नहीं, और कांग्रेस के जो बीजेपी कहती कि नैरेटिव सेट किया, या फिर आपने अपनी तरफ से मेहनत की, कैंपेनिंग की, लेकिन जिस तरह से यूपी में जो गठबंधन ने आपका साथ दिया है, या फिर आम व्यक्तियों ने, वोटर्स ने आपका साथ दिया, मध्य प्रदेश में वो कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ कहाँ कमजोर पड़ गया? देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जनादेश जो आया है, पूरे देश में आया है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जनादेश जो है वो भाजपा के फेवर में गया है। ओवरऑल पूरे देश में, चाहे यूपी ले लें, चाहे राजस्थान ले लें, चाहे महाराष्ट्र ले लें, चाहे बंगाल ले लें, हर तरफ पूरे तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, और जो लगातार आरक्षण खत्म करने की बात चल रही थी, बेरोजगार युवा जो लड़ रहे थे उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, किसान लगातार परेशान थे। आपने देखा होगा हरियाणा, ये बात आप मध्य प्रदेश की जनता को नहीं समझा। मैं इसके लिए तो जीतू पटवारी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 4 बजे, और उसमें उन्होंने सारी चीजों को अपने ऊपर लिया है कि कहीं ना कहीं उनमें उनकी कोई गलती होगी या जो भी था, वो सारी बातें उन्होंने एक्सेप्ट करी, और इसमें हम देखेंगे कि क्यों फॉल्ट हुआ, कहां पर हम कितने वोट से हारे, कहां पर क्या लॉस हुआ हमको। मध्य प्रदेश में जनता अगर कहीं नहीं समझ पाई हमारे न्याय पत्र को, या जो भी है, वो सारी चीजें उस पर मंथन होंगी। 29 सीटों का एक बड़ा जो सवाल है वो हमने देखा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को दंड दे दिया है, अयोध्या जैसी जगह पर भी और पूरे यूपी में, जहां लगातार ये कैंपेन कर रहे थे कि भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। और मैं लगातार हर डिबेट में बोलता था, शरद जी माननीय, मैं लगातार भी बोलता था कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, और ये नहीं चला। लेकिन मुझे लगता है प्रभु श्री राम निरपेक्ष होंगे इन सबसे। हाँ, ये सच के साथ चले होंगे। जो इंसान लगातार सर पैदल चल रहा था, जो इंसान लगातार, मैं हमेशा बोलता था पैदल चल रहा था, उसकी आवाज कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ने सुनी। प्रभु, जनता ही नर और नारायण है, और ये उसी का मूल्यांकन है। उसने जिस रूप में मूल्यांकन किया है हम सबके। तो वीडी शर्मा जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, 11% वोट बैंक बढ़ा है, 61% हो गया है। हमें 61% का वोट मिला है, मोहन यादव जी का कहना है, और कांग्रेस 30% वोट हासिल कर पाई है सिर्फ। और उनका ये भी कहना है कि ओबीसी का करीब करीब 7 या 8% वोट प्रतिशत बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। करीब करीब ये जो वोट फीसदी, ओवरऑल जो वोट प्रतिशत है, ये 11% बढ़ा है। और ओबीसी की अगर बात करें तो 7 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ा है। खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये बताता है कि नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनकी भूमिका को मध्य प्रदेश में किस रूप में देखा गया है। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो सफलता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद, जिन्होंने न सिर्फ बहुत अच्छे से कमान संभाली है, बल्कि ये बताया भी है कि संगठन के साथ मिलकर एक अच्छे तालमेल के साथ, और एक नई जोड़ी भी बनी है मध्य प्रदेश में, विष्णुदत्त शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और दोनों का रूप एक ही है, विष्णु भी एक ही है, मोहन भी एक ही है। कितना क्रेडिट सर इनको देना चाहिए, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक जादू है, वो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में वो जादू नहीं चला। तो क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री को भी क्रेडिट देना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो एक राष्ट्रवादी सोच के धनी माने जाते हैं। आपने कभी मध्य प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं देखी होगी। बहुत कोशिश हुई, ऐसा कहा भी गया कि कई बार मध्य प्रदेश को धकेलने की कोशिश हुई। ग्वालियर, चंबल और विंध्य रीजन में किरण सिंहदेव कुछ कह रहे हैं इस समय। छत्तीसगढ़ की तरफ हम चलते हैं, वहां हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं। तो आपको एक अपडेट और बता दें कि शाम 7:30 बजे, बल्कि अब बजने ही वाले हैं 12-15 मिनट के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। ललित जी बिल्कुल निश्चित, और ये बड़ी बात है, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। देखिए 290 एनडीए है, तो जश्न का माहौल तो बनता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी भी खुद आने वाले हैं। तो बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। सरकार अभी फिलहाल बनने, सस्पेंस अभी भी बाकी है, लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में जो है कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो जाएगा, और जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। चलिए,
तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू है क्योंकि 290 प्लस पर खड़ी है बीजेपी। जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का जो पूरा माहौल है, क्यों इस पूरे चुनाव में ये मंजर उभरा, इसके कारण हम बता पाएं। एक तो अपना विकास मॉडल ठीक से नहीं बता पाई बीजेपी, ऐसा लगता है। पहले चरण के बाद मोदी की गारंटी का मुद्दा पीछे चला गया। पहले चरण के बाद मोदी की गारंटी, विकास की बात, ये कुछ पीछे जाती दिखी। कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर फंसाया, संविधान की दुहाई दी। राहुल गांधी तो संविधान की किताब छोटी लेकर ही चल रहे हैं और इस पर बीजेपी डिफेंसिव होती दिखी। कांग्रेस का जाति समीकरण पर फोकस करना काम आया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस ने देश में नए तरह के ध्रुवीकरण को करने में सफलता हासिल की, जिसमें संविधान की बात की। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की तारीफ की। प्रियंका गांधी इस चुनाव का एक नया और लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरी हैं। राहुल ने उनकी तारीफ की। इलेक्शन कैंपेन ने डाला नतीजों पर असर, हम आपको बता रहे हैं क्या कारण रहे। पूरे चुनाव में बीजेपी किसी एक मुद्दे पर टिक नहीं पाई, वो इधर से उधर सर्फिंग करती रही। जबकि विशेषज्ञ ये मानते हैं, सेफोलॉजिस्ट से लेकर वरिष्ठ पत्रकार, कि बीजेपी अगर अपने मुद्दों पर टिकी रहती, अपनी विदेश नीति, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, उज्ज्वला जैसी महत्वपूर्ण योजना और अपने घोषणा पत्र की घोषणाओं पर अगर वो टिकी रहती तो निश्चित तौर पर शायद उसके पास बेहतर नैरेटिव होता कहने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जाति का कार्ड राष्ट्रवाद के कार्ड के आगे किया और जाति का ये कार्ड उस प्रदेश में काम कर गया जिस प्रदेश में जाति की राजनीति है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ की दुहाई नहीं दी गई, छत्तीसगढ़ में नहीं दी गई, लेकिन इन दोनों राज्यों में राजनीति जातिवाद के इर्द गिर्द नहीं घूमती है और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी सोच दिखती है मतदाताओं में जी। और यही वजह रही। जी, हमारे साथ सर सुनील शुक्ला जी का एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे एडिटर डिजिटल। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये मसला संविधान बचाने का, आरक्षण का, संविधान बदल देने का, ये इसलिए चला कि वहां जातिवाद है और समाज के वंचित वर्ग, आदिवासी, दलित और ओबीसी ने, माइनॉरिटी ने माना कि ये मुद्दा असर कर सकता है, संविधान बचाने की तरफ ये बात उठती, क्योंकि उसी रीजन और बिहार के कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की बात की थी। जी सर जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो बीजेपी के नैरेटिव में फंस जाया करती थी। हाल ही में हमने देखा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का मसला था और किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से हिंदू और राम विरोधी का उनको साबित करने में जो एक तरीके से नैरेटिव लगाने में वो सफल रही। लेकिन इस बार कुछ मैं ये देखता हूं कि आरक्षण और ये जातिवाद वाला जो मुद्दा था, इसमें पहली बार, जैसा आपने कहा, कि मुझे लगता है कि वाकई में बीजेपी ने जो शुरुआत में एक विकास और सबका साथ सबका विकास वाली नारे के साथ जो कैंपेन शुरू हुआ था और एक 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य बनाने वाली बात थी, वो चुनाव आते आते दूसरे तीसरे चरण के बाद से जिस तरीके से नकारात्मकता और ये हो गया, और खास से ये संविधान की इन्होंने, वो मुझे लगता है कि पहली बार विपक्ष के तौर पर और कांग्रेस ने ये जो संविधान वाला जो कार्ड खेला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें ये बीजेपी जो है वो डिफेंसिव में आ गई। और ये जो मुद्दा है खासतौर से यूपी और बिहार, जहां जातिवाद की राजनीति का बहुत खासा जो है अहम भूमिका रहती है, वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी इस ट्रैप में आ गई और वो कांग्रेस जो है विपक्ष के तौर पर उस पर ये संविधान विरोधी होने का या जातिगत आरक्षण का वो जो बात आ रही थी, वो उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हितेश जी, एक सवाल आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी अक्सर अपने ट्रैप में कांग्रेस को फंसाती रही है। मतलब जिस तरह के मुद्दों को वो चाहती है वैसे उछालती और कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के पीछे भागती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार पहली बार हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में फंसती हुई नजर आई। जाति आरक्षण की बात की तो बीजेपी ने भी अपने मुद्दों को थोड़ा बदल दिया। कहीं आपको लगता है कि वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते थे उन्होंने भली भांति सेट किया है, चाहे राहुल गांधी की बात करो और या फिर हम अगर बात करें केजरीवाल की, हालांकि वो खुद सफल नहीं हुए लेकिन उन्होंने ऐसा गड्ढा जरूर खोदा जिसमें कोई भी गिर सके। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी जो है किस तरह से प्रधानमंत्री बदल सकती है, किस तरह से, क्योंकि उन्होंने योगी की बात भी कर दी, अमित शाह की भी बात कर दी। कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें जो है
जी। बीजेपी फंसती हुई नजर आई। आवाज एक तो हिंदी बेल्ट में बीजेपी हारी है ऐसा नहीं है। दो राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां पर हमारे लोकसभा की संख्या आधी आधी हो गई है। तो स्वाभाविक है हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कम है। तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हिंदी बेल्ट में हम, क्योंकि उसके अलावा हम सब जगह देखें तो बरोलिया जी की जो भाषा है उसमें मैं कहूँ सात्विक रूप से कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ नरेंद्र मोदी, तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ो नेहरू जी का और आप शपथ लो। और हमें गर्व है इस बात का कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो भगवान श्री राम जी ने वाकई में सच्चों का साथ दिया, जो दिल्ली से जो झूठ बोलते थे संविधान की किताब हाथ में ले लेकर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उनको नकार दिया। और उसके बाद आशीर्वाद किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया कि 7 सीटों पर हम क्लीन स्वीप करके आए। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करके आए, हिमाचल में क्लीन स्वीप करके आए, मध्य प्रदेश में सोचिए इन्होंने खुद स्वीकार किया कि रोज 8 बजे बैठ के शरद जी के साथ बोलते थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया मोहन यादव जी को, वीडी भाई को कि जाओ आप सबके नेतृत्व 29 सीटें मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी इन लोगों को सीटें। तो भगवान श्री राम जी ने सच्चों को वाकई में आशीर्वाद दिया। तो ये बात सच है कि ईश्वर हमेशा सच्चे का साथ देता है। तो एक बात बिल्कुल तय है कि केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आधी आधी, उसके बाद सब जगह देखो। उड़ीसा में आज राज्य की सरकार बनी है, 78 सीटों के साथ हम वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लौटते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसन्न मुद्रा, दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों की प्रसन्न मुद्रा। हाँ जरूर मुझे लगता है कि भजन लाल शर्मा जी का हमें ज़रूर नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ चिंता ज़रूर होगी, क्योंकि जो अपेक्षा इन दोनों राज्यों ने पूरी की है बीजेपी की, राजस्थान वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया है। और यही कुछ स्विंग स्टेट की बात हम लोग पहले कर रहे थे। तो इस चुनाव में जो स्विंग स्टेट मोटे तौर पर रहे हैं वो स्विंग स्टेट रहे हैं, सबसे बड़ा स्विंग स्टेट जिसने गजबी स्विंग किया वो उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश के बाद ये पश्चिम बंगाल रहा, और पश्चिम बंगाल के बाद ये राजस्थान रहा, जिसने बीजेपी का जिस तरह का साथ मिलना था। नहीं तो जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे, बीजेपी का ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है कि जो उसको बहुत आत्मनिरीक्षण और चिंता की तरफ ले जाए। चक्रवर्ती साहब, बाकी प्रसन्नता है, प्रशंसा है, तमाम अच्छी चीज़ें हैं। अब आगे का मैप है कि इन राज्यों को परफॉर्मेंस के रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्या कहेंगे आप? अब आगे का जो रोड मैप है वो बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके पास विकास की अनेक समृद्धि की तरफ बढ़ने की संभावनाएं हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस जनादेश को प्रणाम करते हैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहां तक रोड मैप की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संघर्षों में पली बड़ी है। 84 में जब इंदिरा जी की हत्या हुई और हम 2 सीटों पर थे, उसके बाद 80 सीटों पर आए, 90 पर आए, 114 पे आए, 180 पर आए, फिर वापस कम हो गए। तो उन संघर्षों के दिनों हमको याद है, हम संगठन को और मजबूती से उसको गढ़ेंगे और बनाएंगे। चक्रवर्ती साहब एक मिनट रोकूंगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है, हम आपको दिखाएंगे भी। पहली प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने कहा है एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला है, भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल हैं। और ये पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली टिप्पणी है, हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हम नई ऊर्जा, नए संकल्प, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला है। बिल्कुल निश्चित ही। देखिए, एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है। एनडीए को तीसरी बार, देखिए 2 बार सत्ता में रह चुकी है एनडीए, और अब ये तीसरी बार। और ये कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, उसका असर उतना नहीं दिखाई दिया। देखिए, कोई भी सरकार जो 2 बार सत्ता में रहती है उसको कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है, लेकिन यहाँ तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ये ट्वीट किया है कि भारत के लिए ये ऐतिहासिक पल, भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ इस तरह का आशय है प्रधानमंत्री का।
हम नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस ट्वीट में बहुत कुछ कह गए हैं वो अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा के लिए। और अब बीजेपी एक बहुत स्पष्ट मन के साथ जो कुछ सवाल राजनेताओं और राजनीतिक दलों की तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि आगे का रास्ता बीजेपी कैसे तय करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के इस ट्वीट ने तस्वीर बहुत साफ कर दी है। चक्रवर्ती साहब, एक टिप्पणी आपकी। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट पर रास्ता बहुत साफ है, बीजेपी स्पष्ट और जो जनादेश उसे हासिल हुआ है 290 से ऊपर का एनडीए को, उसके साथ सरकार बनाने की तरफ क्लियर कंसाइन से बढ़ रही है। सर जी देखिए, प्रधानमंत्री ने और जोश में भर दिया है। हम जब स्टूडियो में आए थे थोड़े मायूस थे कि जनादेश तो मिला है लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा कम है, उसमें थोड़ी उस जनादेश में विटामिन और प्रोटीन की कमी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से आपके छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छा विटामिन मिला आपको। जी 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 नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान से थोड़ी सी निराशा हो रही थी, पश्चिम बंगाल से निराशा हो रही थी। लेकिन देखिए, ये जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। हर समय हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वो बात है कि बड़ा आश्चर्यजनक जनादेश है कि सबको थोड़ा थोड़ा झोली में मिला है। और जो कहते हैं कि भाजपा को मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, पुनर्जीवन मिला है कांग्रेस को, दहाई के आंकड़े पर थी, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ी तो अच्छी बात है। एक मजबूत विपक्ष इस देश के सामने खड़ा है तो देश, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की विजय हुई है। जो बार बार बातें कही जाती थी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, तो कम से कम उस पर विराम लगा और देश विदेश में भी एक अच्छा एक मैसेज जाएगा कि भारत का 75 वर्षीय लोकतंत्र एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जब देश आगे बढ़ेगा, सारे दल मैं उम्मीद करता हूं कि मिलकर हम देश को आगे लेकर चलेंगे। हार जीत चलते रहती। अटल जी ने भी कहा था कि क्या हार पर क्या जीत पर बिल्कुल भयभीत नहीं। तो हम तो जीते भी हैं बहुत सारे। उड़ीसा एक नया एक प्रतिशत मिला है, दक्षिण के राज्यों में हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। जिस प्रकार से आंध्रा जैसे राज्य में जहां हम कल्पना नहीं कर सकते थे, भाषा की समस्या थी, ऐसा अब नैरेटिव गढ़ा गया था कि बीजेपी काउ बेल्ट पार्टी है। तो ये सारी मिथकों को तोड़ के बहुत सारे अच्छे प्रतिशत भी मिले हैं। जैसे हमको सोचना होगा कि किस प्रकार से उड़ीसा, जहां हमारे कोई हमारा जनाधार नहीं था, वहां पर हम अपनी सरकार बना ली, हमारे सांसद जीत कर आए हैं। तो देखिए, ये अच्छा मिश्रित जनादेश है। ये जो मिश्रित जनादेश है ये बड़ा अच्छा है और जो हमारी कमियां है उसे हम पूरा करेंगे। और ये जो जातिवाद का जो जहर घोला गया, ओबीसी कितने परसेंटेज, अति दलित, अति पिछड़ा, तो ये जो जाति के जाल में बुना गया है उसमें कांग्रेस पार्टी सफल हो गई है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। आपके पास में बैठे राजीव जी, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा सर। वाजपेयी जी भी हैं हमारे साथ और बरोलिया साहब भी बहुत अच्छे से बात रखते हैं, लेकिन आपने बहुत मन से अपनी बात की। अच्छा लगता है जब राजनीतिक चातुर्य को लपेट कर बात नहीं की जाती है। आपने खुले मन से कहा कि विटामिन और मिनरल्स कुछ कम थे। अच्छा लगा सुनकर ये चीजें, क्योंकि आप हमेशा वही बातें, वही रिटोरिक चीजें वही जब दोहराते हैं। और ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये जो हुजूम है, यहाँ बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, उन कार्यकर्ताओं से वो रूबरू भी होंगे, अपनी बात भी कहेंगे। स्मृति ईरानी जी का भी रिएक्शन पहला सामने आया है और उन्होंने भी बहुत संतुलित प्रतिक्रिया दी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बता मैं देता हूं वर्बली अपनी तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि आज सिर्फ जीतने वाले को यानी किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी को बधाई देने का समय है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तो ये स्मृति ईरानी जी का वक्तव्य है। सौरभ जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा सा क्विक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हम उनकी तरफ चलेंगे। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता सौरभ जी। जी सौरभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने बीजेपी के साथियों को और देश की जनता को निश्चित रूप से बधाई दूंगा। जैसा कि राजीव जी कह रहे थे, यहाँ पर निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सबकी झोली में कुछ ना कुछ आया है और ये दोनों ही पक्ष के लिए मुझे लगता है कि आज जश्न का माहौल है। जनरली हम देखते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं
तो एक पक्ष के लिए वो थोड़ा मायूस करने वाला होता है और दूसरे पक्ष के लिए वो एक जश्न की बात होती है। लेकिन यहाँ विन विन पोजीशन कहूंगा देश के लिए। निश्चित रूप से हमने जिस तरीके से इस लड़ाई को शुरू किया था और उसमें हम बहुत हद तक मैं कहूंगा संविधान बचाने की दिशा में हो या देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न तरीके के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको हम जनता तक ले जाने में बहुत हद तक कामयाब हुए, जिसका स्पष्ट संदेश जनता ने अपने जनादेश के रूप में दिया है। और निश्चित रूप से अब सरकार किसी की भी बने, हम बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में अभी हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे मुझे लगता है। और इस तरीके से एक जो स्वस्थ लोकतंत्र वाली बात है, जिसमें सत्ताधारी दल के पास भी एक जवाबदेही फिक्स होती है, मुझे लगता है कि ये उस तरीके की का जनादेश है इस बार। और निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में और जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने में और उनकी सुनवाई करवाने में निश्चित रूप से इस बार सफल होंगे। पुनः एक बार बधाई देता हूं देश की जनता को और हमारे बीजेपी के साथ। क्या बात है सौरभ जी। राजीव जी, सौरभ जी आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक भी राजनीतिक कटुता की बात नहीं, एक भी वार प्रतिवार नहीं, प्रहार नहीं, और आपने तो समय बांध दिया कि आपकी भी जय जय, हमारी भी जय जय। वाह वाह, बहुत बधाई। राजनीति का ये स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को प्रसन्न करता है, जहां पर खुले मन से बात की जाती है। और इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री की तरफ लौटें, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव का एक ऐसा चेहरा भी बनकर अब उभरे हैं जिन पर सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा सियासी हमले हुए। और राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि ये भी एक वजह रही कि वो इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। कभी राहुल के विरोधियों ने उनका खूब मजाक भी उड़ाया, किसी ने शहजादा कहा तो किसी ने कुछ कहा। देखते हैं राहुल गांधी के किरदार के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करती हुई हमारी ये रिपोर्ट। मैं भारत जोड़ो यात्रा में ये बात समझ गया कि मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का दुख हूं और कुछ नहीं। राहुल गांधी नमस्कार। देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत जिसे लेकर तमाम तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, या यूं कहिए कि बना दी गई हैं। मनमौजी, अपने फैसलों को लेकर जिद्दी, विरोधी दल से सीधे टकराने वाला, मन से सियासत न करने वाला, और आलोचकों ने उन्हें बड़े दिलचस्प नाम दिए, शहजादा और पप्पू। इन तमाम चीजों को अपने कंधे पर ढोते हुए राहुल लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने इस समय विपक्ष का बड़ा चेहरा खुद राहुल गांधी है। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। 2004 में राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई। नेहरू गांधी परिवार की भारी विरासत के साथ उन पर उम्मीदों का दबाव था। जैसा कि हमारे यहां बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक शब्द इस्तेमाल होता है, नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। लेकिन सियासत में इस अल्फाज के मायने बदल जाते हैं और यहां इसे सुना जाता है परिवारवाद के नाम से। राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ देखा गया। उन पर सियासत को परंपरागत तरीके से न करने और न समझने के आरोप भी लगे, और इसी दौरान शायद वो लोगों की समझ से भी बाहर होते गए। सियासी पंडितों ने भी उनका विश्लेषण करते हुए उन्हें एक तरह से डायलमा यानी दुविधा से घिरा राजनेता बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने करीब एक दशक पहले कहा, राहुल गांधी एक रिलक्टेंट लीडर लगते हैं, यानी वो एक ऐसे राजनेता प्रतीत होते हैं जो राजनीति में पूरे मन से नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने भी करीब 11-12 साल पहले अपनी ऐसी आलोचनाओं का बड़ा दार्शनिक तरीके से जवाब दिया था। कैसे उनकी दादी
और पिता की हत्या ने उनके मन पर गहरा असर डाला था। I was taught how to play in my grandmother's house by two policemen who protected my grandmother. They were my friends. Then one day, they killed my grandmother and took away the balance in my life. I felt pain like I had never felt before. And many of us have experienced this, so you'll understand what I'm saying. देखा कि राहुल गांधी कुछ इमोशनल भी हुए थे 11 साल पहले, जब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन से संतुलन ही चला गया जब जिन अंगरक्षकों के साथ दादी के मैं बैडमिंटन खेलता था उन्हीं के हाथों मेरी दादी की हत्या हुई। और वो दिन था जब मैंने अपनी जीवन का संतुलन खो दिया। लड़ाई सभी की बड़ी ज़बरदस्त होती है और इस लड़ाई में जो अपने भाव को केंद्रित करके आगे बढ़ता है वो निकल जाता है। और अब मोदी जी की जीत के बाद बीजेपी के बड़े मोदी जी के नेतृत्व में ये जो एनडीए की जीत की बात है उस पर ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि ये अविराम मेहनत का प्रतिफल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अविराम यानी निरंतर जारी मेहनत का प्रतिफल है, अविराम साधना का प्रतिफल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री के मैराथन प्रयासों की जीत है। ये प्रधानमंत्री के मैराथन प्रयासों की जीत है जिसकी वजह से ये तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ एनडीए बढ़ा है। और जेपी नड्डा जी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने इसे एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए समर्पित किया है और कहा है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी जीत है कि सबने मिलकर इस चुनाव के लिए आगे बढ़कर प्रयास किया और आखिरकार हम तीसरी बार जनादेश हासिल करने में कामयाब रहे। तो बात वही है कि शायद ऐसा जनादेश देश में हमने कम देखा है कि जिसमें दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सुबह से हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां उसने बीजेपी से कहा आप सरकार बनाइए और दूसरी तरफ विपक्ष से कहा आपके लिए भी निराशा नहीं है, आप भी अच्छे से आगे बढ़िए। क्या कहेंगे सुनील जी? निश्चित तौर पर शरद जी मैं कहूंगा कि वाकई में ये जो 2024 का जो जनादेश आया और उसमें जनता ने वाकई में बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चतुराई से और बहुत ही, मुझे तो मैं कहूंगा कि बहुत ही परिपक्वता के साथ इन्होंने जनादेश दिया है कि लोकतंत्र में जिसकी जो भूमिका है, सत्ता पक्ष है, वो सत्ता पक्ष की जो भूमिका है उसको अपनी जिम्मेवारी का ठीक से निर्वहन करे। विपक्ष के नाते जिसको जब जनता जो मैंडेट देती है, और मुझे एक और लगता है कि जनता ने जो एक नफरत की, एक अहंकार की राजनीति जो है और एक जो बदले की राजनीति है उसके खिलाफ भी मुझे लगता है कि एक अपने जनादेश के माध्यम से ये एक नाखुशी जाहिर की है। और मुझे लगता है कि आपसे कुछ देर पहले हम अपने छत्तीसगढ़ के दो कांग्रेस और बीजेपी के दो प्रवक्ताओं से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव दिखाया है, तो मुझे लगता है कि यही मैसेज है इस जनादेश का कि पार्टियों को, चाहे पार्टियां हो चाहे उनके नेता हो, तो वो लोकतंत्र में एक अपनी स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करते हुए देश को एक आगे परिपक्व एक लोकतंत्र की तरफ आगे ले जाएं। देखिए, इस 2024 से 2029 तक दो नेताओं पर सबसे ज्यादा निगाह रहेगी देश की, और खुद भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी, इंडिया गठबंधन की भी। और ये नेता हैं, एनी गेसेस? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप नीतीश कुमार कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आप चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों के दो सिंबॉलिक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अभी के नहीं हैं ये पहले के हैं। एक बिहार में चुनाव प्रचार के समय का है, जब नीतीश कुमार जी की एक टिप्पणी पर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े थे, और एक कुछ और पहले का है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं, लेकिन दोनों बहुत प्रतीकात्मक हैं। तब कौन जानता था कि इस चुनाव के बाद इन दोनों राजनेताओं की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी दोनों गठबंधनों के लिए। सबसे पहले देखिए नीतीश कुमार जी का वो वीडियो जिसने खूब लोकप्रियता और हास्य विनोद बटोरा था लोकसभा चुनाव के समय। तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं।
हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। चलिए, तो देखा आपने कि नीतीश कुमार किस तरह कह रहे थे कि आप आए थे पहले भी, लेकिन हम गायब हो गए थे। और उस पर मोदी जी की हंसी, मंच पर बैठे अन्य नेताओं की हंसी। कई बार व्यक्ति जब बोलता है तो जैसा हमारे यहाँ सनातन परंपरा में कहा जाता है कि जिव्या पर सरस्वती विराजती है, और अब फिर ये स्थिति है कि इनका गायब होना या इनका मौजूद रहना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार जी भी क्या जानते होंगे कि जिस समय वो ये बात कह रहे थे उस समय उन्हें भी शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि आने वाले 1-2 महीने के बाद वो कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं देश की राजनीति के लिए। चलिए, अब दूसरा वीडियो देख लीजिए जो बहुत प्रतीकात्मक है और वो भी बताता है कि नायडू साहब, यू आर बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखिए। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे। ये जिस वक्त वीडियो आया होगा शायद उस वक्त पता भी नहीं था कि इनकी जरूरत इतनी महत्वपूर्ण हो नायडू जाएगी। साहब बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये स्थिति है कि न सिर्फ बीजेपी एनडीए बल्कि उधर से भी पूछ रहे होंगे खड़गे साहब, और थोड़ा मन बने तो इधर भी आइएगा ना, हमारे यहाँ भी अच्छी कुर्सियां है नायडू साहब, आपको बिठाएंगे ना अच्छे से, काहे को परेशान होते हैं आप। तो नायडू साहब इज बिकमिंग अ वेरी 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 इमिनेंट पर्सनैलिटीज, और ये जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तब ये स्थितियां। अभिनव जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। शरद जी, बस इतना कहना चाहूंगा कि जनता जो होती है वो जनार्दन होती है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। और मैं जितने भी आंकड़े देख रहा हूं, जैसे जनता ने जनादेश दिया, इंदौर में नोटा दबाया, ये भी एक बहुत बड़ा इस चुनाव का एक हिस्सा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जो 4,89,000 वोट से जीते थे वो इस बार 1,60,000 वोट से जीते। ये जो डिफरेंशिएट हुआ है, जनता ने बहुत सोच समझ के वोट किया है। जनता ने ये देखा, महाराष्ट्र, आप एक राज्य भूल रहे थे, महाराष्ट्र में 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीती। मतलब पूरे तरीके से महाराष्ट्र ले लें आप, कर्नाटक ले लें, तेलंगाना ले लें, तमिलनाडु ले लें, केरल ले लें, राजस्थान ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, मतलब 10-12 राज्यों में तो पूरे तरीके से जनता ने अपना साफ साफ संदेश दिया है कि इस देश में सब कुछ, मतलब जय जय सबकी होनी चाहिए। मोहब्बत और नफरत की बात जो चलती थी देश में, उसको समतल किया है। अब देश में कोई ज्यादा अहंकार नहीं दिखाएगा, ना भाजपा का नेता कभी इस तरीके से बोलेगा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। ये जो अलग अलग बातें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो थोड़ी बहुत निचले स्तर की टिप्पणियां करी, मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे भी जनता में भाजपा के खिलाफ रोष था। तो ठीक है, सारी चीजें सब मिलजुल कर आगे बढ़ी और आगे देखते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने भी अपनी बातों में साफ साफ कहा है कि कल हमारी भी बैठक होगी और रिजल्ट जी। इसी पर एक अपडेट दे देता हूं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर दिल्ली में शाम 6 बजे बुधवार को गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो महत्वपूर्ण अपडेट है ये। अभिनव जी जब बात कर रहे थे उसी समय ये अपडेट हमें मिला है। नायडू जी भी 11 बजे बिल्कुल पहुंचने वाले हैं दिल्ली। बिल्कुल। अच्छा, नायडू जी से आपकी भी उम्मीदें हैं? मैं बता रहा हूं अपडेट जैसे वो जो हम कुर्सी का खेल बता रहे थे, वो बिना पद की कुर्सी में बिठा रहे थे, आप किसी पद की कुर्सी में खींच रहे हैं उन्हें। जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर यह बैठक होगी दिल्ली में शाम 6 बजे, और इस बैठक में इंडिया गठबंधन अपनी आगे की रणनीति तय करेगा, जिसका, और इसी बीच ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है कि मोदी कैबिनेट की भी बैठक 5 जून को संपन्न होगी सुबह 11:30 बजे। और इसके बाद ये भी खबरें थी
कि राष्ट्रपति एक भोज देंगी, वो डिनर होगा, रात्रि भोज होगा। तो कल सुबह बैठक हो रही है, बुधवार सुबह 11:30 बजे बैठक होगी मोदी कैबिनेट की, और उसमें भी एक अनौपचारिक रूप से चर्चा होगी और आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में भी अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। तो कल का दिन भी राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी आपको अपडेट्स मिलेंगे, भावी राजनीति की झलक दिखाने वाली अनेक घटनाएं बुधवार को घट सकती हैं, बुधवार से जिनका आरंभ होगा और उसके बाद राजनीति आगे बढ़ेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का काफिला है जो बीजेपी कार्यालय के परिसर में दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। महत्वपूर्ण क्षण, और केंद्रीय गृह मंत्री का आना यानी इसके कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मेहमान बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, पूरे देश की निगाहें हैं इस समय, उस पर हमारी भी निगाहें हैं। तो फिलहाल रुक रहे हैं।